हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर में हमने डोबेराइनर के त्रिक और ल्यूनेन का अष्टक नियम पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आए कि आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किसने किया, तो किसने किया? मेंडलीव ने किया। अभी तक हमने कुछ नियम पढ़े, कुछ समूहों में वर्गीकृत कर दिया था या कुछ नियम दे दिए गए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया? आधार माना। आधार किसको माना? परमाणु भार को। परमाणु भार को आधार मानते हुए एक नियम दे दिया। तो उस नियम के आधार पर इन्होंने तत्वों को जमाया और एक क्या प्रस्तुत कर दी? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी होती क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसमें तत्वों की एक ऐसी सारणी जिसमें तत्वों को व्यवस्थित क्रम में जमाया जाता है, एक के बाद एक व्यवस्थित क्रम में जमाया जाता है। क्या कहलाती है? आवर्त सारणी। तो इनका नियम जो था मेंडलीव का आवर्त नियम, उस नियम का कथन लिख देते हैं यहाँ पर। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये रहा मेंडलीव का आवर्त नियम। इन्होंने क्या कहा? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के क्या आधार माना? उन्होंने परमाणु भार को आधार माना, और परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जब हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाया जाए, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाया जाए, तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात क्या होगा? समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। यही क्या है? इनका नियम है। इन्होंने इस नियम का उपयोग करते हुए अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की। इस आवर्त सारणी में इन्होंने इस प्रकार से जो क्षैतिज जो पंक्तियां हैं, इनको नाम दिया आवर्त। क्या नाम दिया? आवर्त। और इस प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां जो बनाई, उसको नाम दिया वर्ग। कंप्लीट है। आवर्त की कुल संख्या इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 7 रखी, जबकि वर्ग जो है, वर्ग की संख्या टोटल इन्होंने 8 रखी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 8 वर्ग। लेकिन 1 से लेकर 7 तक के जो आवर्त हैं, इनको ए व बी 2 वर्गों में बांट रखा है। फर्स्ट से 7 तक ए और फर्स्ट से 7 तक बी, मतलब कि कितने हो गए यहाँ पर? 14 उपवर्ग। इसी प्रकार यहाँ पर 8वें तत्व को 3 उपवर्गों में बांटा। कितने उपवर्गों में बांटा? 3 उपवर्गों में। और उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। ये मैंने इस चैप्टर की पहली क्लास में बताया था। उत्कृष्ट गैसें क्या होती है? उत्कृष्ट गैसें वो जो किसी से क्रिया नहीं करती है। तो उत्कृष्ट गैसों की जैसे ही खोज हुई, तो उनको इस 8वें वर्ग के बाद में 9वें वर्ग में ऐसा का ऐसा आवर्त सारणी में बिना कुछ छेड़छाड़ किए 9वें वर्ग में रख दिया गया। ये था इनका आवर्त सारणी का स्वरूप। टोटल आवर्त 7 थे, वर्ग 8 थे, लेकिन फर्स्ट से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक ए व बी 2 उपवर्गों में बांट रखा था। 8वें उपवर्ग को 3 उपवर्ग में बांट रखा था। और जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई, तो उनको लास्ट में 9वां वर्ग, या इनको क्या बोल दिया गया? शून्य वर्ग। क्या बोल दिया गया? शून्य वर्ग में रख दिया गया। तो ये तो हुई इनकी आवर्त सारणी का स्वरूप। अब देखते हैं इनकी आवर्त सारणी की विशेषता क्या क्या थी। इनकी अध्ययन में सरलता। अध्ययन में सरलता, क्योंकि तत्वों का जब अध्ययन करें, सभी गुणों का एक साथ अध्ययन करें, तो उनके अध्ययन करने में क्या हो गई? सरलता हो गई, क्योंकि उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में एक निश्चित क्रम में रखा गया था। कंप्लीट। दूसरा है
दूसरी विशेषता इनकी है सही परमाणु भार का निर्धारण। सही परमाणु भार का निर्धारण, क्योंकि इनके आवर्त सारणी में इन्होंने आधार किसको माना? परमाणु भार को। और जब इनकी आवर्त सारणी में हम तत्वों को देखते हैं तो कम वाला पहले, कम जिसका परमाणु भार कम है उसको पहले रखा और जिसका ज़्यादा है उसको बाद में, और प्रत्येक तत्व के ऊपर उसका परमाणु भार लिखा हुआ था। तो इनकी आवर्त सारणी से प्रत्येक तत्व का हमें सही परमाणु भार ज्ञात हो जाता है। कंप्लीट। नंबर 3 है नए तत्वों की खोज। नए तत्वों की खोज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंडलीफ ने क्या किया? जब मेंडलीफ परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को जमा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई तत्व है और इसके बाद में जो तत्व लिया उन्होंने, इसके और इसके बीच में बहुत ज़्यादा परमाणु भार में क्या देखा इन्होंने? गैप देखा। तो इन्होंने एक अनुमान लगाया कि यहाँ पर इस तत्व और इस तत्व के बीच में कोई तत्व हो सकता है। तो उन्होंने क्या कर दिया? उसके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? रिक्त स्थान छोड़ दिया और भविष्यवाणी कर दी कि यहाँ पर भविष्य में कोई तत्व खोजा जाएगा, और ऐसा हुआ। नए तत्वों की खोज हुई और उसका नामकरण भी कर दिया। इससे ऊपर आने वाले तत्वों के आधार पर नाम कर दिया, जैसे कि एका एल्यूमिनियम, एक तत्व का नाम रख दिया खाली स्थान छोड़कर, और इससे ऊपर जो तत्व था वो तत्व था एल्यूमिनियम। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी तत्व खोजा जाएगा उसके गुण किसके जैसे होंगे? एल्यूमिनियम के जैसे होंगे। और बाद में उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई और यहाँ पर जो तत्व खोजा गया वो था गैलियम। कौन सा तत्व था? गैलियम। कंप्लीट। इसको Ga से लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक और का नाम लिखा इन्होंने, एका सिलिकन। एका सिलिकन। और इस जगह पर तत्व खोजा गया जर्मेनियम। क्या तत्व खोजा गया? जर्मेनियम। और इसको लिखा जाता है Ge से। इसका परमाणु क्रमांक 31, इसका 32। इसी प्रकार एक और का लिखा गया यहाँ पर एका बोरोन। भविष्यवाणी कर दी उन्होंने कि कोई भी तत्व खोजा जाएगा उसका गुण किसके जैसा रहेगा? बोरोन की तरह। और तत्व खोजा गया यहाँ पर बाद में स्कैंडियम। इसको लिखा जाता है Sc से। इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। कंप्लीट। तो इनकी ये भविष्यवाणी सत्य रही। तो ये हो गई इनकी विशेषताएं कि अध्ययन में सरलता मिलती है, होती है, सही परमाणु भार का पता चल जाता है। और इन्होंने क्या कर दी? सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि नए तत्वों की भविष्यवाणी कर दी कि भले ही आज मुझे इन तत्वों के बारे में पता नहीं है, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में इनकी खोज होगी और इनके गुण इनके ऊपर वाले तत्वों के आधार पर निर्धारित होंगे, और नामकरण भी कर दिया। तो ये भविष्यवाणी उनकी क्या रही? बिल्कुल सटीक रही। क्या रही? सटीक। तो ये हुई इनकी। अब आते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियों पर। तो कमियां ये रही इनकी। पहली कमी थी हाइड्रोजन की अस्पष्ट स्थिति। इनकी आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन को रखा इन्होंने, हाइड्रोजन को कहाँ रखा इन्होंने? पहले ही वर्ग में रख दिया था यहाँ पर, ठीक है। और इसके नीचे थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस प्रकार से। कंप्लीट। और इस हाइड्रोजन के गुण इनसे तो मैच होते ही हैं। इस हाइड्रोजन के गुण 7वें वर्ग के हेलोजनों से भी, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस हाइड्रोजन के गुण इससे, इन क्षार धातुओं से और इन हेलोजनों से, दोनों से ही इन गुणों में क्या रखते हैं? हाइड्रोजन समानता रखती है। अतः हाइड्रोजन को सिर्फ यहीं पर ही क्यों रखा, वहां पर क्यों नहीं रखा? तो हाइड्रोजन की स्थिति कैसी थी? अस्पष्ट थी। कंप्लीट। नंबर 2, परमाणु बढ़ते परमाणु भार का खंडन। बढ़ते परमाणु भार का खंडन। देखो इन्होंने नियम क्या दिया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि अगर बढ़ते हुए क्रम में जमाया जाए
तो समान गुणों वाले तत्वों की क्या होती है, निश्चित अंतराल बाद पुनरावृत्ति होती है। लेकिन इस बढ़ते हुए परमाणु भार का खंडन भी इनकी आवर्त सारणी में हमको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ देखता है आर्गन, आर्गन का परमाणु भार होता है 39.9 और पोटेशियम का होता है 39.1। तो परमाणु भार का बढ़ते क्रम का मतलब पहले किसको रखना चाहिए था, इसे, और बाद में किसको रखना चाहिए था, इसे। लेकिन इसको तो कहाँ रखा, पहले लिखा, और इसे कहाँ रखा, इसके बाद में रखा, जो कि बढ़ते हुए परमाणु भार का क्या है, खंडन। क्योंकि पहले इसको रखना चाहिए था, कम वाला पहले, ज़्यादा वाला बाद में, लेकिन इसका जस्ट उलट अपोजिट कर दिया इन्होंने। तो बढ़ते हुए परमाणु भार का क्या हो गया, यहाँ पर खंडन देखने को मिलता है। इस प्रकार का खंडन यहाँ से इनकी आवर्त सारणी में 4 से 5 जगह देखने को मिलता है। इसी प्रकार कोबाल्ट का 59.9 परमाणु भार होता है, जबकि निकल का होता है 58.7। कितना होता है, 58.7। तो पहले किसको लिखा जाना चाहिए था, इसको, और बाद में इसे लिखा जाना चाहिए था। लेकिन इसको तो रख दिया पहले और इसे लिखा बाद में, और नियम था इनका कि बढ़ते परमाणु भार के क्रम में जमाया जाए तो समान गुणों वाले तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो नियम ही तोड़ दिया, नियम ही क्या कर दिया इन्होंने, नियम का खंडन कर दिया। तो ये रही इनकी कमियां। पहली कमी है हाइड्रोजन की अस्पष्ट कमी, और दूसरी है बढ़ते परमाणु भार का खंडन। तीसरी कमी क्या है इनकी, समस्थानिक। क्या है, समस्थानिक। अब समस्थानिक क्या होते हैं, तो हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि एक तत्व के 2 या 2 से अधिक ऐसे रूप जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, सभी का परमाणु भार कैसा, क्रमांक कैसा है, एक ही है, लेकिन इसका परमाणु भार है 1, इसका परमाणु भार है 2 और इसका परमाणु भार 3। इस प्रकार के रूप अगर देखने को मिले तो ये रूप आपस में क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब इनका नियम था परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार को इन्होंने आधार माना, तो इनको क्या करना चाहिए था, इन समस्थानिकों को जगह देनी चाहिए थी अपनी आवर्त सारणी में, लेकिन समस्थानिकों को कोई जगह नहीं दे। ये इनकी क्या रही, कमी रही। चौथी कमी थी इनकी लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी को अपनी आवर्त सारणी से कहाँ रखा, इन्होंने नीचे रखा। तो ये हो गई इनकी कमियां। पहली कमी थी हाइड्रोजन की अस्पष्ट स्थिति, हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए, उचित स्थान नहीं दे पाए। नंबर 2 थी बढ़ते परमाणु भार का खंडन, जिसको हमने देखा। तीसरी कमी है समस्थानिक, क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु भार कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, और इनका नियम परमाणु भार के आधार पर था, तो इनको समस्थानिकों को जगह देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी। और नंबर 4 कमी रही लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी को आवर्त सारणी से कहाँ रखा, नीचे रखा। ये हुई इनकी कमियां। तो हमने आज मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ ली है। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त सारणी में कितने आवर्त, कितने वर्ग थे, इसकी विशेषताएं और इनकी कमियां, ये पढ़ ली हैं। इन कमियों को पूरा करने के लिए अगली जो आवर्त सारणी बनी उसको हम अगली क्लास में देखेंगे।